नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी सभी अहम खबरें बताते हैं और दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं अपनी राय देने के लिए। आज हम बात करना चाह रहे हैं एक ऐसी शिकायत की जो बच्चों में खास तौर पे देखी जा रही है। बच्चों में मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जिसे MIS-C कहा जा रहा है, ये इसका कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 5 दिनों में उत्तर भारत में 100 से ज्यादा मामले आ गए हैं इसके, और जो संक्रमित हो रहे हैं ज्यादातर वो बच्चे 4 से लेकर के 17 साल की उम्र के हैं, जिनके अंदर ये पाया जा रहा है। और 6 महीने के कुछ बच्चे में तक ये बीमारी पाई गई है, और जो कि चिंता की बात है। और 3 से 5 दिन तक इसमें देखा जाता है कि बुखार आ जाता है, पेट में तेज दर्द होता है। लेकिन ये आखिर है क्या और क्यों ये हमारे बच्चों को घेर रही है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक जुड़ गए, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं और पीडियाट्रिशियन हैं रैडिक्स हेल्थ केयर से। और डॉक्टर राजेश कुमार जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं रानी हॉस्पिटल रांची से, जो कि वहां का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल है। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राजेश कुमार, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। जो बच्चे इस बीमारी MIS-C का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ये सभी बच्चे कोविड से ही रिलेटेड है? उनको कोरोना वायरस से संक्रमण हुआ है? एक्चुअली जो ये बीमारी है MIS-C बोलते हैं, MIS-C बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। ये बीमारी बेसिकली इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस होते हैं, हाइपर इम्यून रिस्पांस है कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बाद। बच्चों में क्या होता है, जब एक्यूट कोरोना होता है तो 50% बच्चों में कोई सिम्टम नहीं होता, इसलिए पता भी नहीं चलता बच्चों में कब कोरोना हो गया। और उसके 1 महीने के बाद, रफली 2 से 6 हफ्ते के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है। उसमें हम लोग ऐसा लेते हैं कि मतलब फैमिली में किसी को कोरोना हुआ हो तो, या फैमिली में 1 महीने पहले किसी को बुखार हुआ हो, तब हम लोग शक करते हैं कि हो सकता है इनको MIS-C बीमारी हो, मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। जी चलिए, इतना तो साफ है कि जिन बच्चों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं उनके अंदर ये देखा जा रहा है। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिक, वजह क्या रहती है, क्यों ये लक्षण दिखते हैं, और माँ बाप इसको कैसे पहचाने कि समझ जाएं कि अब इनको अस्पताल ले जाने की जरूरत है? देखिए, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम हम इसे कहते हैं। ये केवल बच्चों में होता है या बड़ों में नहीं होता? बताना चाहूंगा, केवल बच्चों में होता है, बड़ों में नहीं होता। बच्चे किसी भी एज के इसके अंदर ग्रसित हो सकते हैं। 6 महीने का भी बच्चा हो सकता है और 17 साल का भी बच्चा हो सकता है। आमतौर पर यह बीमारी 4 से 15 साल के बीच में जो बच्चे हैं उनके अंदर होती है। इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। इसके लक्षण 4 या 5 है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले अगर बच्चे की आंखें एकदम लाल हो गई हैं, मुंह उसका लाल हो गया है, मुंह के अंदर जो जीभ है या जो लिप्स हैं वो थोड़े स्वोलन हो गए हैं, हाथों पैरों पे स्वेलिंग आने लग गई है थोड़ी सी, और गांठें शरीर के अंदर थोड़ी बहुत होने लग गई हैं, या शरीर के अंदर रैशेज हो गए हैं, ये सारे सिम्टम्स अगर उस बच्चे में हो रहे हैं जिसकी फैमिली में कोरोना हुआ है, या उस बच्चे को कोरोना हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो उसके अंदर ये सिम्टम्स, मैं आपको बता दूं, ये इस बार इस दौर में सेकंड वेव में अब काफी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं जिसको कि ये बीमारी हो रही है। इसकी मेन स्टे ट्रीटमेंट का यह है कि हम इसको जल्दी से पहचान लें, और जल्दी से पहचान के बच्चे को एडमिट करके, हमारे पास बहुत अच्छी सक्षम दवाइयां हैं जिनको कि हम देते हैं और जिससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी कुछ आप ये समझ लीजिए कि कावासाकी सिंड्रोम की तरह होती है, जिसमें कि पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, और अगर समय रहते इसका हम इलाज नहीं करते तो इसके अंदर BP भी कम हो जाता है, बच्चा शॉक में भी जा सकता है, हाइपोटेंसिव शॉक में चला जाता है, और मृत्यु भी हो सकती है। पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। पिछली वेव में जब फर्स्ट वेव आई थी तो अमेरिका में लगभग 200-250 बच्चे को ये डायग्नोज हुआ था, लेकिन इस वेव में अब काफी बच्चों के अंदर ये आ रहा है। शुरुआती तौर पे इसकी पहचान हो जानी चाहिए। जी डॉक्टर कुमार, तो क्या अगर हम अपने बच्चों को कोरोना के संक्रमण से बचाकर रखते हैं तो इससे इस बीमारी का खतरा भी कम हो जाएगा? तो क्या ऐसे में, हालांकि इस तरह की कोई ट्रायल्स हैं नहीं, लेकिन ऐसे में अगर बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को फाइनली खोल दिया जाता है, बाहर से वो वैक्सीन आ जाती है जो बच्चों में लगाई जा सकती हैं, क्या इसका खतरा भी उससे एक तरह से इनडायरेक्टली कम हो जाएगा? देखिए, बच्चों में तो वैक्सीन अभी तक, जो लेस देन 12 ईयर्स के बच्चे हैं उनमें तो वैक्सीन अभी तक इजाजत नहीं दिया गया है कहीं भी वर्ल्ड में। तो 12 साल से ऊपर केवल अभी फाइजर की वैक्सीन की इजाजत दिया गया है।
तो अगर वो वैक्सीन आती है इंडिया में तो कुछ फायदा तो होगा, लेकिन आगे जो सबसे जरूरी है कि बच्चे संक्रमित होते हैं एडल्ट से, तो एडल्ट को जो वैक्सीनेशन है उसमें अभी एम्फेसिस किया जाए। अगर एडल्ट घर में इन्फेक्शन नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे। तो जब एक बार जो वैक्सीन अप्रूव हो जाती है बच्चों में, तब हम वैक्सीनेशन का सोच सकते हैं, लेकिन तब तक हमें जो एडल्ट हैं घर में उनमें वैक्सीनेशन पर जोर देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कम से कम ये तय है कि अगर वैक्सीनेशन एडल्ट्स को लग जाती है तो इससे एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन मिल जाएगी बच्चों को। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। डॉक्टर रवि मलिक, कोई ऐसे खास बच्चे होते हैं क्या, कोई फैक्टर्स होते हैं जिससे कुछ बच्चों में ये बीमारी हो जाती है, जिन्हें हम कह सकें कि हाँ इससे खतरा बढ़ जाता है, या ये किसी को भी हो सकती है? ये किसी भी बच्चे को हो सकती है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि अगर हम कोविड को कंट्रोल कर लेंगे तो ये बीमारी भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो कोविड को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। मैं डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूं, लेकिन 12 से 18 साल की जो वैक्सीन अभी अवेलेबल है, फाइजर या मॉडर्ना की, सरकार की बात भी चल रही है, ये दोनों वैक्सीन को हमें इंपोर्ट करके 12 से 18 साल के बच्चों को लगानी शुरू कर देनी चाहिए। हमारे देश की यह स्थिति है कि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से छोटे बच्चों की है, जो कि बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है। मतलब लगभग समझ लो 50 करोड़ का जो है ये बच्चे हमारे देश में, और इनमें से किसी एक को भी वैक्सीन अभी तक नहीं लगी हुई है। तो वैक्सीन की प्रक्रिया बच्चों में शुरू होनी चाहिए। 12 से 18 साल की अगर अवेलेबल है तो इंपोर्ट करके हम लगानी शुरू कर दें, और कोवैक्सीन के ट्रायल्स को तेज कर दें। कोविशील्ड को भी अप्रूवल देके उसको भी ट्रायल्स को तेज करें, ताकि बच्चों को हम दें और इस बीमारी से बच जाए। अगर इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा बढ़ता है तो हमारे पास में पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसके लिए पीडियाट्रिक आईसीयूज भी चाहिए, महंगे इलाज भी चाहिए, महंगी दवाइयां भी चाहिए। तो मैं समझता हूं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसके लिए हमें और सरकार को मुस्तैदी के साथ में बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, और लोगों को भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यह बीमारी जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल, कई स्तर पर इसके लिए तैयारी की जानी चाहिए। जैसे आपने कहा, एक तो वैक्सीनेशन लगे बड़ों को, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के ट्रायल्स हो जाए। तीसरा ये कि पीडियाट्रिक आईसीयू जो कि कुछ राज्यों में बनने शुरू भी हो गए हैं, उनकी भी तैयारी की जाए, ताकि बच्चों को पूरा इलाज अगर ऐसा होता है तो मिल सके। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, हमने बच्चों की बात की और उनके लिए पैदा होने वाले खतरों की बात की, लेकिन अब एक और खतरे की बात करते हैं जो कि फंगस का है। दिल्ली में हमने ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोमाइकोसिस को एपिडेमिक करार दे दिया है, महामारी बता दिया है। लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि खबर आ रही थी कि येलो फंगस भी है और अब व्हाइट फंगस की भी खबर आ रही है। हालांकि ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रंग जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर ग्रोथ फंगस की कितनी हुई है, इसलिए इनको नाम कलर से नहीं देना चाहिए। ये बात भी सही है, लेकिन फिर भी एक ऐसा सफेद फंगस अभी देखने को मिला है जो कि चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। और देखने को मिला है कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक महिला की जो आंत है, एक महिला मरीज थी, उनकी आंत में ये फैल गया और उससे काफी नुकसान पहुंचाया, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिला था। इसलिए इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल अरोड़ा, जो कि चेयरमैन है इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर गंगाराम अस्पताल के, जहां पर यह महिला एडमिट हुई थी। शुक्रिया आपका डॉक्टर हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अरोड़ा, बहुत चिंताएं बढ़ गई थी लोगों के अंदर जब पहले ब्लैक फंगस, फिर येलो फंगस और व्हाइट फंगस, इतना सब कुछ निकल के आ रहा था। पर इन सब बातों को अगर अलग रख भी दें तो क्या व्हाइट फंगस का जो स्थिति आपने देखी, क्या ये वाकई में नॉर्मली भी ऐसा होता है या ये रेयर केस था? ये फंगस एक नॉर्मल पार्ट है इंटेस्टाइन्स का। इंटेस्टाइन्स में बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई नॉर्मली भी प्रेजेंट होते हैं, पर अगर आपका इम्यून सिस्टम इंटैक्ट है, इसका मतलब आपके बॉडी में ताकत है, तो वो इंटेस्टाइन्स के ल्यूमन में ही रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। जबकि अगर ये इम्यून सिस्टम आपका कमजोर हो जाता है तो वो इंटेस्टाइन के ल्यूमन से निकल के बाहर निकलते हैं, इंटेस्टाइन में छेद कर सकते हैं, पेरिटोनियम में इंफेक्शन कर सकते हैं और वहां से ब्लड में फैल सकता है। हमारे एक पेशेंट, ये अनफॉर्चुनेट लेडी थी जिसका दिसंबर 2020 में कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 3 महीने की उसको कीमोथेरेपी मिली और अब हमारे पास एब्डोमिनल पेन, लूज मोशन और एब्डोमिनल डिस्टेंशन से आई। तो 5 दिन से उसको लूज मोशन, वॉमिटिंग और पेन चल रहा था और 2 दिन से पेट फूल गया था। तो सीटी स्कैन में पाया कि उसको इंटेस्टाइन्स उसकी फट चुकी हैं।
तो जब ऑपरेशन किया गंगाराम हॉस्पिटल में, तो देखा कि फूड पाइप के नीचे वाले हिस्से में, स्टमक के नीचे, ड्यूडेनम में और लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में मल्टीपल होल्स थे और पूरा इंटेस्टाइन और उसके आसपास का एब्डोमिनल कैविटी पस से भरी हुई थी। तो उसको हमने पहले इनिशियली स्टेबल किया ट्यूब डाल के, फिर ऑपरेशन किया। और सरप्राइजिंगली जब ऑपरेशन करके हमने उसकी बायोप्सी भेजी तो उसमें देखा कि ये जो अल्सर्स थे ये एक पिक्यूलर इन्फेक्शन की वजह से थे, जिसको बोलते हैं हम व्हाइट फंगस लेमेन्स लैंग्वेज में, पर हम लोग इसको कैंडिडा के नाम से बुलाते हैं। तो कैंडिडल इन्फेक्शन ने इसमें इम्यून सिस्टम की कमजोरी की वजह से मल्टीपल इंटेस्टाइन में होल कर दिए थे और वहां से ट्रांसग्रेस करके पहले पेरिटोनियल कैविटी में आए, फिर पूरे ब्लड में इनका इन्फेक्शन फैल गया। तो ये बड़े रेयर अनयूजुअल केस है, बट हमें मालूम है कि पेशेंट को कैंसर भी हो रहा है रिसेंटली, इम्यूनोथेरेपी, उनको कीमोथेरेपी मिल रही है। तो ऐसे अनफॉर्चुनेट लोगों को अगर उनमें कोविड भी हो जाए तो दिस इज वन ऑफ द अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन। बिल्कुल। जो लोग खास तौर पे कैंसर के इलाज से गुजरते हैं उनको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। पर डॉक्टर, ये फंगस को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा मीडिया में होगी, जिसकी वजह से लोगों में बहुत कंफ्यूजन भी है कि ये ब्लैक है, व्हाइट है, येलो है, ये सब आखिर ये जो रंग हैं इससे कैटेगराइज करके इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जो बाहर आती है उससे लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जो ब्लैक फंगस विच इज फार मोर कॉमन देन द व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस को ब्लैक इसलिए कहा जाता है कि आपके मुंह में, आपके लिप्स में, पेरी ऑर्बिटल रीजन में या साइनसिस के बाद ये जो इन्फ्लेमेशन करता है और उस एरिया को डेड कर देता है, तो वो ब्लैक नजर आता है। ये नहीं कि फंगस ब्लैक होता है, बट वो जो एरिया नेक्रोज एरिया वो डेड लगता है। एट टाइम जब उसका आप स्वैब लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, कुछ एरियाज ब्लैक नजर आते हैं, तो इसलिए इसको ट्रेडिशनली लेमन लैंग्वेज में ब्लैक फंगस कहता है। यूजुअली ये नाक से शुरू होके पेरी ऑर्बिटल एरिया में, नेजल साइनसिस में, आंख में और स्कल के बेस में जाता है। और सेकंड वैरायटी जो ब्लैक फंगस की होती है लंग्स में। व्हाइट फंगस जो होता है वो टिपिकली इंटेस्टाइन्स में रहता है, अदरवाइज भी रहता है इंटेस्टाइन्स में, और कुछ लोगों को नेल्स में, स्किन में भी इंफेक्शन कर सकता है। नॉर्मली ये आपको तंग नहीं करता, पर ये लेसन जरूर है कि अगर आप अननेसेसरी स्टीरॉयड यूज कर रहे हैं, अननेसेसरी लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं, ये अगर आपकी शुगर जो है अनकंट्रोल्ड है। अब देखिए, कोरोना वायरस से भी शुगर हो सकती है, कोरोना वायरस के लिए जो स्टीरॉयड देते हैं उससे भी शुगर हो सकती है, और शुगर जो है ये एक उसके लिए बहुत अच्छी चीज है फंगस की ग्रोथ के लिए जी। फेरेटिन लेवल कोरोना वायरस में रेज्ड होते हैं ब्लड में, फेरेटिन प्लस हाई शुगर, ये बहुत अच्छा फॉडर मटेरियल है फंगस के लिए। तो अगर हमारी जनता ये अवेयर है इस चीज के बारे में कि शुगर कंट्रोल करें या अननेसेसरी एंटीबायोटिक स्टीरॉयड ना लें, तो बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन बच सकता है। जी डॉक्टर, एक सवाल जो कई लोग पूछ रहे थे वो ये था कि कब तक खतरा बना रहता है, रिकवर करके जो आए वो कब तक ध्यान रखे, क्योंकि कुछ लोग ये भी कहते क्या कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम करा करके अपना मन की शांति भी कर ले कि हाँ भाई हमें ये नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, कब तक इसका खतरा बना रहता है रिकवर होने के बाद? देखिए, ये व्हाइट फंगस के कुछ लिमिटेड 13 केसेस रिपोर्ट हुए हैं वर्ल्ड में, और आपकी कोरोना से रिकवरी के 5 दिन के बाद से लेके 3 महीने के दरमियान ये कभी भी आपको ही हो सकता है। और ब्लैक फंगस इसमें कोई स्पेशल टेस्ट है? ब्लैक फंगस के लिए आपको 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 to 4 वीक्स में हो जाएगा। व्हाइट फंगस थोड़ा सा और लंबा भी हो सकता है, पर इससे कोई टेस्ट नहीं है आपको जरिया पता करने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू शुड अंडरस्टैंड क्यों होता है ये। बोथ ब्लैक एंड व्हाइट फंगस आर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब भी इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड होगा तो ये बढ़ सकते हैं और अपना रंग दिखा सकते हैं। तो आप अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स मत लो, अननेसेसरी स्टीरॉयड्स मत लो। स्टीरॉयड्स लेने हैं तो मिनिमम डोज में लो फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ऑलवेज अंडर द supervision of a doctor, not on your own, number 1. Number 2, if you have diabetes, make all efforts very meticulously to control your diabetes. अगर आप डायबिटीज कंट्रोल करें, स्टीरॉइड्स अवॉइड करें, हाइजीन मेंटेन करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी एबल टू प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन। जी शुक्रिया डॉक्टर, बहुत अहम बात आपने बताई। तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको ये 3 महीने तक कभी भी हो सकता है, इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बरकरार रखें और लक्षणों पर नजर रखें। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का। इसके लिए डॉक्टर रोमिल टिक्कू हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के मैक्स हेल्थ केयर से। थैंक यू डॉक्टर टिक्कू हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल ले लेते हैं जो कि मोहित ने भेजा है दिल्ली से।
मेरा नाम मोहित है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वैक्सीन की डोज 2 अलग अलग कंपनी से लगने से कोई खतरा तो नहीं हो सकता? डॉक्टर, ऐसा देखा भी गया है कि गलती से ही सही 2 अलग अलग डोज लग गई, तो क्या कोई इसका नुकसान है? देखिए, ऐसा तो कोई नुकसान है नहीं, बट इस पे कोई स्टडीज अभी हुई नहीं है। जो मिक्सिंग स्टडीज हो रही हैं वैक्सीन को लेके यूके में, उसमें एस्ट्राजेनेका और फाइजर की वैक्सीन्स लगी हैं लोगों को। उसका जो कंक्लूजन निकला है कि वो इफेक्टिव भी है, एंटीबॉडी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब एस्ट्राजेनेका के बाद फाइजर का लगता है। बट यहाँ पर जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उसकी कोई ऐसी स्टडी नहीं है और रिकमेंडेशन भी ऐसी नहीं है कि आप मिक्स करें, एक के बाद दूसरा ले लें। तो जो आपको पहले लगा है उसी वैक्सीन को दोबारा आपको सेकंड शॉट में लेना चाहिए। ऐसा लग नहीं रहा ऐसा कुछ उससे नुकसान होगा, बट इसकी स्टडीज आगे आनी चाहिए आने वाले समय में। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो कि जसप्रीत ने भेजा है दिल्ली से। नमस्कार, मेरा नाम जसप्रीत है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल यह है कि अगर सेकंड डोज मिस हो जाए तो क्या करें? डॉक्टर, सेकंड डोज अगर मिस हो जाए तो क्या करें? देखिए, अगर मिस होता है किसी भी कारण से, तो आप उसके बाद जब भी जल्दी से जल्द आप ले सकते हैं तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा समय नहीं हुआ है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर बहुत लंबी गैप हो जाएगी तभी आपको प्रॉब्लम होगी। अगर कोविशील्ड लिया है आपने तो उसकी तो वैसे ही अब गैप बढ़ा दी गई है, 12 to 16 वीक्स कर दी गई है। अगर आप 16 वीक्स के बाद भी लेते हैं तो भी आपको इफेक्ट होगा, वैक्सीन का प्रोटेक्शन जो मिलेगा। कोवैक्सीन तो 3 to 4 वीक्स में लगती है, बट अगर आप एक हफ्ता 10-15 दिन आगे पीछे हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए सेकेंड शॉट में, बट अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा गैप से। तो जैसे ही मौका मिले आप अपना सेकंड डोज जरूर ले लीजिए, यही हमारी सलाह रहेगी। थैंक यू डॉक्टर टिक्कू हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे और अगर मौका मिलेगा, अगर आपका नंबर आएगा तो जरूर जाएंगे। और अगर आप बंद कमरों में काम कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि 2 मास्क यानी कि डबल मास्क लगाएं, यही आपके लिए सबसे सुरक्षित रहेगा। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।